बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको 5वां लेक्चर है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और इसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच देखेंगे और इसका कंसेप्ट भी देखेंगे और इसकी एवोल्यूशन भी देखेंगे। तो आपको पिछले लेक्चर में याद होगा हमने जीडीपी, जीएनआई, पर कैपिटा इनके हवाले से आपसे बात की थी और इसके हवाले से एक डिफरेंट एडजस्टमेंट्स भी आपको बताई थी कि किस तरह से आपने एडजस्ट करना है, राइट। सो कौन से इश्यूज आपने जहन में रखने हैं कि जो जिनकी बुनियाद पर आपकी जो कैलकुलेशन है वो फ्लॉलेस होगी। सो आज हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच के ऊपर हम आपसे बात करेंगे, इसके कंसेप्ट्स भी बताएंगे आपको और इसकी एवोल्यूशन भी हम आपको बताएंगे। Now start human development approach. Basically human development concept is not a new one, okay. So evolution of human development concept can be traced from the writing of renowned thinkers and philosophers of ancient time. So Aristotle argues that the wealth is evidently not the good we are seeking, for it is merely useful and for the sake of something else. बड़ी मजे की बात उन्होंने की कि हम दौलत जो है, हम दौलत को दौलत की खातिर जो है वो नहीं चाह रहे होते, बल्कि हमने दौलत की मदद से उससे मदद से जो यूजफुल चीज़ों तक पहुंचना होता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, समथिंग एल्स की तरफ हमने जाना होता है। सो अनदर ग्रेट फिलोसोफर इमैनुअल कैंट आर्ग्यूज दैट ह्यूमन बीइंग आर एंड्स इन देमसेल्व्स रेदर देन द मीन्स ऑफ द अदर एंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ह्यूमन बीइंग एंड है, राइट। वो किसी चीज़ का मीन नहीं है, किसी चीज़ को इस्तेमाल करने का जरिया नहीं है, बल्कि हर चीज़ के इस्तेमाल उसने करना है, वो एंड है, मीन नहीं है, राइट। तो इस तरह से एडम स्मिथ, माल्थस, कार्ल मार्क्स, मिल्स एंड मेनी अदर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैव आल्सो कम फॉरवर्ड विद दिस सिमिलर आइडिया ऑफ ट्रीटिंग ह्यूमन बीइंग एज द रियल एंड ऑफ द एक्टिविटीज। नाउ the idea of human development has in recent years strongly influenced in evolution, development debates and policies. Human development is a process of enlarging people's choice and strengthening human capabilities. तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग पीपल्स चॉइस। अगर आपके पास ज़्यादा चॉइसेस हों, आप ये लें या वो लें या ये भी ले सकते हैं वो भी ले सकते हैं, राइट, और आपकी सलाहियत कैपेबिलिटीज़ भी ज़्यादा हो रही हो, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट के कंसेप्ट के अंदर आता है। द टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट हैज़ बीन सीन as expansion of human capabilities, a widening of choice, an enhancement of freedom and a fulfillment of human rights. So आपने देखा इसमें human development has been seen as expansion of what? Human capabilities, यानी कि human capabilities में expansion और उनकी choice में इजाफा, ठीक है, और enhancement of the freedom and fulfillment of the human rights। चार चीजें उन्होंने बताई हैं, right? Such a perspective shift policy attention from mechanically expanding income to fruitfully ensure that high income translate into greater freedom to the people, women, children and men। अब इसके हवाले से आपने आमदनी बढ़ानी है और क्या इंश्योर करना है कि उस बढ़ती हुई आमदनी के साथ आपकी फ्रीडम, आपकी हेल्थ, आपका कैपेबिलिटीज, आपकी चॉइस एनलार्ज हो रही है, ओके। द मोस्ट क्रिटिकल ऑफ दीज वाइडर रेंज चॉइसेस आर टू लिव, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। Now, a long and healthy life, to be educated and to have resource across for a decent standard of living, these three basic choice reflect in HDI। आपको मैं ये करा चुका हूँ, आपको याद होगा, ठीक है जी। लंबी और अच्छी ज़िंदगी जो है उसके लिए एजुकेशन, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। सो बट मैनी एडिशनल चॉइसेस आर वैल्यूड बाय द पीपल, और भी बहुत सारी चॉइसेस होती हैं जो वैल्यूड है। द रेंज फ्रॉम पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फ्रीडम टू
opportunities for being productive and creative, self-respect and human rights, right? So these range, वो और कौन सी चीज़ें होती हैं जिसमें आप political freedom चाहते होते हैं, social freedom चाहते होते हैं, economic जो है वो stability चाहते होते हैं, cultural preservation freedom चाहते होते हैं, ठीक है जी, और फिर आपको opportunities, जो creative opportunities हैं वो expand हो रही हों, आपकी self respect हो, human rights हो, तो this is human development approach is all about. So human freedom is vital for human development. अब freedom human development के लिए बहुत अहम है, और putting people at the center, यानी कि लोग दरमियान में, हर चीज़ का फोकस लोग हो. Okay, the HD concept is inspired by Amartya Sen's capability approach. We will discuss later in this chapter, right? So the HD approach will be more clear when we compare with other concepts like economic growth, human capital and social development, etc. Now, economic growth and human development के हवाले से हम बात कर रहे हैं. The difference between economic growth and human development is that the first focus exclusively on the expansion of only one choice, that is income. अब जरा गौर कीजिएगा, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ सिर्फ एक चीज पे फोकस करता है कि आपकी क्या बढ़े, इनकम बढ़े, जबकि जो ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच है वो उससे बड़े एनलार्जमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन चॉइसेस, वेदर इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर या पॉलिटिकल, राइट. सो अब आप देखिए ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से आप ज्यादा क्लियर होते हैं. ग्रोथ का ऑप्टिमल या डेवलपमेंट का ऑप्टिमल गोल क्या है? आपकी इनकम में इजाफा हो जाए, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट का आइडिया सेंट्रल क्या है कि आपको डिफरेंट, आपकी एक्सपेंशन या एनलार्जमेंट ऑफ चॉइसेस हो, यानी कि आप इकोनॉमिकली जो है वो आपके पास चॉइस मौजूद हो, राइट. आप जॉब कहाँ करना चाहते हैं, रहना कहाँ चाहते हैं, ये सारी चॉइसेस आपके पास मौजूद हो. सोशल आपके पास जो है वो चॉइसेस सारी मौजूद हो, पेशा इख्तियार करना, किस स्टैंडर्ड में रहना है, किस तरह से रहना है. कल्चर, आप वही अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं. और पॉलिटिकल मीन आपके पास डेमोक्रेसी हो, आप जिसको चाहें इलेक्ट कर सकते हो, आप खुद अगर इलेक्ट होना चाहें आपके कोई रुकावट ना हो. तो हमने देखा ग्रोथ सिर्फ फोकस करती है इनकम को, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट किसको फोकस करती है? इकोनॉमिक चॉइसेस के एनलार्जमेंट को, सोशल चॉइसेस के एनलार्जमेंट को, कल्चरल चॉइसेस और पॉलिटिकल चॉइसेस के एनलार्जमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ इन ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच इज सीन एज द मीन एंड नॉट द एंड ऑफ द डेवलपमेंट. सो ग्रोथ जो HR अप्रोच के अंदर, HD अप्रोच के अंदर जो ग्रोथ है वो मीन का काम करती है. अब देखिए ग्रोथ क्या कहती है? इनकम. सो इनकम मीन है किस चीज का? उसका एंड क्या है? डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रही है. इनकम आपको देखे ना, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते, पैसे से जो चीज लेनी है वो इंपॉर्टेंट होती है. पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो आपको जो सोशल वेलफेयर देते हैं वो इंपॉर्टेंट होती है. पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते, पॉलिटिकल वेलफेयर इंपॉर्टेंट होती है, वेलफेयर स्टेट इंपॉर्टेंट होती है. सो इट मीन कि हमें ग्रोथ जो है वो फोकस करती है सिर्फ इनकम पर, और ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर जो ग्रोथ है वो मीन का रोल प्ले करती है, ठीक है. और एंड क्या होती है? ह्यूमन डेवलपमेंट एंड होती है, ठीक है. सो डाटा अक्रॉस कंट्रीज शो दैट द एसोसिएशन बिटवीन GNP per capita, on the other hand the health, nutrition, morbidity and mortality is far from simple. Okay, now economic ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं. आपको याद होगा साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ओमान with much higher GNP per head of China, Sri-Lanka has much lower than that. और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी दे, आप देखिए साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ओमान with much higher GNP per head of China and Sri Lanka has much lower life expectancy and higher infant mortality. आप इसको गौर से देखिएगा. देखिए जहां तक बात हो रही है ग्रोथ की, तो वो तो साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ओमान की GNP जो है वो बता रही है कि वो श्रीलंका और चाइना से बहुत ज्यादा है, मच हायर है. आप वो टेबल निकाल के देखिएगा, इनकी बहुत ज्यादा है. लेकिन हो क्या रहा है कि साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ओमान जो है वहां पर
लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है बनिस्बत चाइना और श्रीलंका के। तो आप ज़रा गौर कीजिएगा कि हम कह तो सकते हैं कि श्रीलंका, ब्राज़ील, ओमान, वहाँ की जीडीपी, जीएनपी बहुत ज़्यादा है और वो बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं, ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस ओवर देयर, राइट। सो इनकम ऑफ द पर कैपिटा इनकम इज इंक्रीजिंग, सो everything is going fine over there. However, if we look very closely, right, और कंपेयर कर लें चाइना और श्रीलंका के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि चाइना और श्रीलंका का जीडीपी या जीएनपी या जीएनआई जो है वो इन तीनों मुल्कों से, यानी कि साउथ अफ्रीका, ब्राजील और ओमान से कम है। लेकिन अब देखें एंड मीन क्या है कि आपकी सेहत और लंबी जिंदगी और जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी ना हो। तो देखिए चाइना में और श्रीलंका में जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कंपेयर टू अदर कंट्रीज बाय मीन आई मीन साउथ अफ्रीका, ब्राजील और ओमान, उनसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा और चाइल्ड इन्फेंट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम है। Here we find that economic prosperity of these countries have not acquired a human context. तो अब आपने गौर किया कि साउथ अफ्रीका हो या ब्राजील हो या ओमान हो, वहां पर जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसमें इंसान को ह्यूमन कंटेस्ट में नहीं देखा गया, ह्यूमन कंटेस्ट में उसकी जो है वो डेवलपमेंट हासिल नहीं की गई। यानी कि आप देखें उन्होंने फोकस किया इनकम के ऊपर और जीडीपी के ऊपर, पर कैपिटा इनकम के ऊपर, यस वो इंक्रीज हो गई, राइट। सो क्या डेवलपमेंट ये नहीं होती कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो, आपकी सेहत अच्छी हो, आपकी जिंदगी लंबी हो, आपके पास सहूलियात हो, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है ना, जबकि ये वो अचीव नहीं कर पाए। सो एक बड़ी सादा सी आपको एक बात जो है वो इस एनालिसिस से पता चल रही है कि जीडीपी या जीएनपी या एनएनपी या पर कैपिटा जीडीपी या परचेजिंग पावर पैरिटी पर कैपिटा जो है जीएनपी, ये सारी चीजें अगर इंक्रीज भी हो रही हो तो हम ये नहीं कह सकते कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस। सो व्हाट वी नीड टू सी इज दैट कि क्या वहां पर हेल्थ लोगों की बेहतर हो रही है, एजुकेशन बेहतर हो रही है, क्या वहां पर लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, क्या वहां पर शेल्टर बेहतर हो रहा है, क्या वहां के लोगों की इनके लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो रहा है, तो ये हमने देखना होता है। सो हमने क्या चीज देखी, we find that the economic prosperity of these countries have not acquired a human context, right? So unless society recognize that their real wealth is their people, an excessive obsession with creating material wealth can obscure the goal of enriching human life. So अगर आप इसे गौर करें कि अगर लोग अहम हो जाएं तो तमाम तर काविश जो है तरक्की के लिए वो लोगों को फोकस करके की जाए कि किस तरह से लोगों की जिंदगियां अच्छी हो सकती हैं, किस तरह से उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज्यादा हो सकती है, किस तरह से बिलो 5 या चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम किया जा सकता है, ठीक है, किस तरह से हेल्थ को फैसिलिटी, एजुकेशन लिटरेसी रेट बेहतर की जा सकती है, ठीक है। इट इज हाउएवर रॉन्ग टू सजेस्ट दैट ये सारी करने के बाद ये इसका मतलब हरगिज नहीं है कि इट इज रॉन्ग टू सजेस्ट दैट economic growth is unnecessary for human development. No, sustained improvement in human well-being is possible without growth, right? No sustained improvement in human well-being is possible without growth. Growth नहीं होगी ना तो आप जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसे मेंटेन सस्टेन नहीं रख पाएंगे। तो इस पूरे डिस्कशन से हमने ये नतीजा अखज़ नहीं करना कि ग्रोथ ज़रूरी नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, लेकिन ग्रोथ नाम है इनकम बढ़ने का। अगर आपका एंड जो है वो ह्यूमन हो, वो लोग हों, तो आप कह सकते हैं कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है। अगर आपका ब्रेक हो जाए इनकम के ऊपर तो इसका मतलब यह है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट टेकिंग प्लेस। ओके, नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, इट इज आल्सो रॉन्ग टू सजेस्ट दैट हाई इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इनटू हायर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये अगर ये बात गलत है ना कि ह्यूमन ग्रोथ की जरूरत नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट की, ये भी बात गलत है। तो ये भी बात गलत है कि अगर ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस हम खुद ब खुद कहें कि ये जी ह्यूमन डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस। तो ग्रोथ के साथ जरूरी नहीं है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस, राइट। और ये भी ठीक नहीं है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने ह्यूमन डेवलपमेंट को सस्टेन रखना है तो आपको ग्रोथ की जरूरत है। ओके, सो दैट्स द कनेक्शन बिटवीन ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर नीदर ऑब्वियस नॉर ऑटोमेटिक, राइट।
ये अपने समझना, ये ऑटोमेटिक नहीं है. यू विल हैव टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पॉलिसी मेकर्स टुवर्ड द ह्यूमन बीइंग, राइट, सो दैट दे इंट्रोड्यूस दैट काइंड ऑफ पॉलिसी जिसका एंड ह्यूमन हो. ओके, सो अब देखें कि 5 टाइप ऑफ पॉलिटिकल फेलियर दैट अकर व्हेन द लिंक्स आर ब्रोकन. अगर ये ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट का लिंक टूट जाए तो फिर होता क्या है? जॉबलेस ग्रोथ, रूथलेस ग्रोथ, ओनली फ्यू बेनिफिट्स. देखिए, अगर आप किसी, फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेपन इंडस्ट्री बहुत डेवलप हो रही है, बहुत तेजी के साथ डेवलप हो रही है, जीडीपी तो बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, तो जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन पर कैपिटा जीडीपी भी बढ़ रही है, और परचेजिंग पावर पैरिटी निकालेंगे तब भी वो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी. लेकिन इससे चंद लोग फायदा उठा रहे हैं. ओके, इस तरह से खास किस्म की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस. इट मीन के इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, तो इट्स वेरी गुड. It is very important to get on the path of the economic development. However, उससे economic inequalities, you will have to keep all these things in your mind कि इससे income inequalities पैदा ना हो, poverty increase ना हो, right? So jobless growth, ruthless growth, क्या होता है उससे? कुछ लोग उससे बेनिफिट हासिल करते हैं. So voiceless growth, नो डेमोक्रेसी एट ऑल. अगर ग्रोथ हो रही है और आप कुछ कर नहीं सकते, अंडर डिक्टेटरशिप है, तो आप गौर करें कि आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, लिखने की आज़ादी नहीं है, अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी नहीं है, तो उस ग्रोथ का क्या फ़ायदा? सो उसको कहते हैं वॉइसलेस ग्रोथ, यानी कि डेमोक्रेसी के बगैर अगर ग्रोथ हो रही है. डेमोक्रेसी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है. एक्सप्रेशन की आज़ादी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए, राइट. सो अगर एक्सप्रेशन की आज़ादी के बगैर ग्रोथ जो है वो इज टेकिंग प्लेस, तो फिर उससे क्या होगा? ये वॉइसलेस ग्रोथ है. ओके, और फिर रूटलेस ग्रोथ, यानी कल्चरल आइडेंटिटी अगर आप अपनी कायम नहीं रख सकते, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन कल्चरल आइडेंटिटी कायम नहीं रख सकते, ठीक है जी, तो इसे कहते हैं रूटलेस ग्रोथ. और फ्यूचरलेस ग्रोथ, यानी कि सस्टेनेबल प्रॉब्लम है, सस्टेनेबल प्रॉब्लम्स हो तो ये हम कहेंगे फ्यूचरलेस ग्रोथ है. ओके, सो अगर ये 5 जो आप देखते हैं कि 5 टाइप्स ऑफ पॉलिसी फेलियर्स जो हैं वो जॉबलेस, रूथलेस, वॉइसलेस, रूटलेस एंड फ्यूचरलेस, ये आपको 5 जो है वो फेलियर बताए हैं. कभी होते हैं कि अगर लिंक टूट जाए ग्रोथ का, डेवलपमेंट का और ह्यूमन डेवलपमेंट का, यानी कि ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट का अगर लिंक टूट जाए तो फिर वो ग्रोथ जो है वो जॉबलेस भी होगी, वो रूथलेस भी होगी, वॉइसलेस भी होगी, रूटलेस भी होगी और फ्यूचरलेस भी होगी. ओके, बट व्हेन लिंक्स आर स्ट्रॉन्ग, ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग, एक दूसरे को वो ज्यादा करते चले जाते हैं. अगर ये, ठीक है जी, आपके पास चॉइस ज्यादा हो, आपके पास कल्चरल आइडेंटिटी हो, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, आपके पास फ्रीडम ऑफ वोट हो, आपके पास इकोनॉमिक चॉइसेस मौजूद हों, तो फिर आप इकोनॉमी जो है वो तेजी के साथ तरक्की करती है. तो ये आपस में एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, बेहतर करते हैं. ओके, नाउ इन स्पाइट ऑफ broad and complex nature of human development, most people tend to mistake human development for social development and to associate solely with investment in health, education and nutrition. अब जरा गौर करना है आपने इस बात का. ह्यूमन डेवलपमेंट से मुराद ये नहीं है कि आपने सिर्फ हेल्थ पे, एजुकेशन पे और न्यूट्रिशन पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, ये सोशल डेवलपमेंट इसको बोलते हैं. तो आपने ऐसा नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट से मुराद ये आपने ये हरगिज नहीं लेनी कि हम उसका मकसद ह्यूमन डेवलपमेंट का ये है कि आप हेल्थ पर, एजुकेशन पर और न्यूट्रिशन पर आप जो है सारी इन्वेस्टमेंट करें. नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है. ये बड़ी कम्प्लेक्स नेचर चीज़ है, ठीक है जी. सो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में लोगों की ये सोच कि सिर्फ और सिर्फ हेल्थ, एजुकेशन और न्यूट्रिशन पर जो है वो इन्वेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है. फिर कुछ ये भी सोचते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक ही चीज़ है. नहीं, ये ऐसा भी नहीं है. न सोशल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट एक है, न ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट एक चीज़ है. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंशाल्लाह हमारा एक पूरा लेक्चर होगा, हम उसमें तफसीलन पढ़ेंगे. हाउएवर, जब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो रही है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात हो रही है, ये मुख्तलिफ 2 चीज़ें हैं. इस तरह से सोशल डेवलपमेंट और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं. अगर आप
ये समझें कि आपकी हेल्थ, एजुकेशन और न्यूट्रिशन पर जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो ऐसा हरगिज नहीं है. ओके, सो अगेन, इन स्पाइट ऑफ ब्रॉड एंड कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मोस्ट पीपल टेंड टू take human development for social development and associate solely with investment in health, education and nutrition. Likewise, while other mistakenly equate human development with human resource development, ये दो फिर again मुख्तलिफ चीजें हैं, right? In other words, it is wrongly assumed that human development approach adds little to concept of human capital and basic need. Okay, so human development is motivated by the search for freedom, well-being and dignity of individual in all societies, concerns that all absent from concept of social development, human capital and basic need. Right, so आपने देखा कि आप इसको इस तरह से गौर कीजिएगा कि सोशल डेवलपमेंट में आप मोटिवेशन क्या है. ह्यूमन डेवलपमेंट इज मोटिवेटेड बाय द सर्च फॉर फ्रीडम, वेलबीइंग एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इन ऑल सोसाइटीज. जबकि आप देखें कि कंसर्न्स दैट ऑल एब्सेंट फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल एंड बेसिक नीड अप्रोच, ये सारी चीजें ना सोशल डेवलपमेंट में कंसिडर की जाती है, ना ह्यूमन कैपिटल में, ना बेसिक नीड में. लिहाजा ह्यूमन डेवलपमेंट इज एंटायरली डिफरेंट. इसे मिक्स नहीं करना, ना आपने इसको सोशल डेवलपमेंट से मिक्स करना है, ना ह्यूमन कैपिटल के साथ मिक्स करना है, और ना बेसिक नीड के साथ मिक्स करना है. ठीक है, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है. ये एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए से आप जो है फ्रीडम, वेलबींग और डिग्निटी जो है इंडिविजुअल की सोसाइटी में इंक्रीज करते हैं. ओके, नाउ how this approach differ from the other approaches, right? In the human development approach, development is about people's well-being. So in human development approach, development is about people's well-being and expansion of their capabilities and functionings, right? Expansion of material output is treated as means, not an end, right? So material output जो है वो mean है किस चीज के लिए, ताकि आप लोगों की वेल बीइंग हासिल कर सकें. ठीक है, सो इट मीन्स असल में मकसद ये है कि जो मटेरियल आउटपुट है वो बेसिकली एंड नहीं है, वो मीन है. किस चीज का मीन है? ह्यूमन डेवलपमेंट का, राइट? ओके, द एंड मीन्स रिलेशनशिप इज रिवर्स इन थ्योरीज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, in which human beings are treated as mean to economic growth. देखिए, लोगों की तरबियत हो, लोग स्किल्ड हो, लोगों के पास एजुकेशन हो, ये ह्यूमन जो है वो कैपिटल डेवलपमेंट, राइट? सो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट आपका क्या है? वो आप इस तरह से समझिए कि वो आप लोगों को तरबियत दें, राइट? लोगों को स्किल्ड बनाएं, लोगों के अंदर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सके, लोगों को एजुकेट करें. ठीक है, ये सारी चीजें करके ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करके एंड क्या है, ताकि ज्यादा प्रोडक्शन हासिल की जा सके. आपने देखा कि इन दिस केस दैट वाज बेसिकली मीन एंड द एंड वाज प्रोडक्शन, राइट? आपने गौर किया, फिर देखिए जरा इसे आराम से समझिए. ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर बात हो रही है. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है कि आपको स्किल्ड बनाया जाए, ऐसे अदारे जो आपको स्किल्ड बना सकें, ऐसी एजुकेशन जो आपको हुनर सिखा सके, आपका जो है वो सेहत अच्छी हो ताकि आप प्रोडक्टिव ज्यादा हो सके, राइट? न्यूट्रिशंस पूरी हो. ठीक है जी, ये सारी आपकी ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट अच्छी हो, आप टाइम मैनेजमेंट अच्छी करते हो, ये सारा कुछ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है. और इससे क्या होता है? इससे क्या होता है, ताकि आप इनको ह्यूमन रिसोर्स जो है इनके इस्तेमाल करके प्रोडक्शन ज्यादा कर सकें. तो इसका मीन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या हुआ? मीन हुआ. और एंड क्या हुआ? प्रोडक्शन ज्यादा करनी है. जबकि अब देखिए, प्रोडक्शन इसलिए ज्यादा होनी चाहिए ताकि लोगों की ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके. अब प्रोडक्शन जो है वो क्या हो गया? मीन हो गया. और एंड क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट. तो हमने देखा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या फर्क है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मीन है, किस लिए? प्रोडक्शन के लिए. और ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर प्रोडक्शन मीन है, राइट? और एंड क्या है?
ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, सो इसलिए देखें आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हो, राइट, तो आप इन लोगों को तरबियत दे रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों की हेल्थ का टेक केयर कर रहे हैं ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो इसमें ये ह्यूमन रिसोर्स जो है वो के हवाले से डेवलपमेंट हो रही है, राइट, ताकि आपकी क्या हो, इसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। ये ज्यादा आपको समझ आने में आसान, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, लोगों को बेहतर एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, लोगों को स्किल्स सिखा रहे हैं, लोगों को ऐसा हुनर सिखा रहे हैं, ठीक है, उससे क्या हो, ये ताकि आप क्या कर सकें, आप अपनी प्रोडक्टिविटी बेहतर कर सकें। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, ये दोनों एक ही चीज है, राइट, ये आपका मीन है और एंड क्या है, प्रोडक्शन। ओके, और ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर बिल्कुल इससे उलट है, एग्जैक्टली इससे उलट है, ठीक है जी। द एंड मीन्स रिलेशनशिप इज रिवर्स्ड इन द थियरीज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, सो आप देखिए रिवर्स कैसे, अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलप ना हुआ तो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगी, गौर कीजिएगा, ह्यूमन रिसोर्स को अगर हमने डेवलप किया तो प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेट किया तो प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, और अगर ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेट ना किया तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी। यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डेवलपमेंट ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी। Did you get my point? So end mean relationship is reversed in the theories of human capital formation or human resource development, in which human beings are treated as mean to economic growth. I hope आपको ये बात समझ आ गई होगी। Now, HD approach views investment in education and health as intrinsic value for human lives and instrumental value किसके लिए, फॉर प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, द ह्यूमन कैपिटल और HRD अप्रोच स्ट्रेसेस हाउ एजुकेशन एंड हेल्थ एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड हैव इंपॉर्टेंट वैल्यू फॉर प्रोमोटिंग एजुकेशन एंड ग्रोथ। ओके, सो इन बढ़ती हुई इनकम से आपकी एजुकेशन, हेल्थ और इन पर अच्छे असरात होने चाहिए, ये ह्यूमन डेवलपमेंट है, और आपकी सलाहियतें बेहतर हो रही है ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो सके, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। ओके, सो ये डिफरेंस आपने अच्छी तरह से समझना है। नाउ द बेसिक नीड अप्रोच फोकस, अब देखें हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर बात कर ली और आपकी कंफ्यूजन दूर कर दी कि ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मुख्तलिफ चीजें। अब बेसिक नीड अप्रोच की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है जी, इसको भी आपने मिक्स नहीं करना ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ, बेसिक नीड अप्रोच को भी नहीं करना और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ भी नहीं करना, ये मुख्तलिफ चीजें हैं। द बेसिक नीड अप्रोच फोकस ऑन एसेस to social services to meet basic material need for a decent life. So basic need approach किसको focus करती है, access to social services to meet basic material needs for a decent life. This approach does not elaborate on the reason why certain needs are important. यानी कि बेसिक नीड्स इंपॉर्टेंस को एलेबोरेट नहीं किया जा रहा, बल्कि वो तरीका जिससे आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए वो उसको देखा जा रहा है बेसिक नीड अप्रोच के अंदर। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ सच कंसिडरेशन द बेसिक नीड अप्रोच एंड्स अप एम्फसाइजिंग द सप्लाई ऑफ मटेरियल रेदर देन व्हाट दीज मटेरियल गुड्स अलाउ पीपल टू डू, राइट। सो मटेरियल मिलना चाहिए, उनकी बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान पूरा हो जाना चाहिए, ये चीजें प्रोड्यूस होती रहनी चाहिए, इसमें ये देखा जाता है बेसिक नीड अप्रोच में, ठीक है। चॉइस के बारे में बिल्कुल इसको कंसिडर नहीं किया गया। सो HD अप्रोच इज आल्सो ब्रॉडर देन लिविंग स्टैंडर्ड अप्रोच। जो लिविंग स्टैंडर्ड अप्रोच है, जिस तरह से मैंने आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का डिफरेंस बताया ह्यूमन डेवलपमेंट का, इस तरह से बेसिक नीड का और ह्यूमन डेवलपमेंट का डिफरेंस बताया, इस तरह से जो लिविंग स्टैंडर्ड वाली अप्रोच है उससे ये ब्रॉडर अप्रोच है। ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच जो है इज ब्रॉडर देन living standard approach. Living standard approach relate to specifically to the richness of the person's own life, whereas a person may value his or her capability also to be socially useful, यानी कि going beyond her own living standard. Okay, no, HD approach differ from other approach in three important ways. तीन important ways आप देखिएगा। एक definition of end and means, definition of end and mean आपको समझ आ गई कि HD approach जो है वो basically human को end समझती है और दूसरी approaches human को mean समझती है, ठीक है।
और कंसर्न विद द ह्यूमन फ्रीडम एंड डिग्निटी, इसमें ह्यूमन फ्रीडम भी और डिग्निटी का भी ख्याल रखा गया कि ह्यूमन बीइंग फ्री भी हो और डिग्निफुल लाइफ जो है वो उसकी हो, राइट। एंड कंसर्न विद द ह्यूमन एजेंसी, दैट इज द रोल ऑफ द पीपल इन डेवलपमेंट, इनकी द रोल ऑफ द पीपल इन डेवलपमेंट विजिबल, राइट। ये तीन चीजें जो है HD अप्रोच जो है वो सामने रखती है। सो देयर आर सेवरल इम्प्लीकेशन इन अडॉप्टिंग HD अप्रोच एंड फ्रेमवर्क एज कंपेयर टू अदर अप्रोचेस, राइट। Maslan, the focus of policy cannot be based merely on the generation of more and more income. How additional income is used and the degree to which it improves the quality of the people's life must be given equal weight. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है जी। अब देखिए इसमें ये नहीं है कि आपने किस तरह से इनकम बढ़ाते जाना है, बढ़ाता जाना है, बढ़ाता जाना है, बढ़ाता जाना है लोगों की, राइट। यानी कि GDP पर कैपिटा GDP किस तरह से बढ़ाते जाना है, इंक्रीज किस तरह से करना है, वो सारे ये नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि आपने ये देखना है कि बढ़ती हुई जो इनकम है वो किस तरह से लोगों की जो है क्वालिटी ऑफ पीपल लाइफ, यानी कि लोगों की जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर करती चली जा रही है, राइट। मसलन मिसाल के तौर पे अगर आपकी इनकम बढ़ती चली जा रही है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होती चली जा रही है, व्हाट अबाउट दैट, राइट। सो आप तो GDP GNP के हिसाब से देखेंगे, ओके दैट्स फाइन, दैट्स ग्रेट, income is increasing, hence growth or development is taking place. However, if the quality of life is not increasing, right, due to the increase of income, it means this is not HD, right. So HD focuses, what does it focus? वो एक चीज पे फोकस करती है कि किस तरह से बढ़ती हुई आमदनी से मयारे जिंदगी बेहतर होता चला जा रहा है, ओके। Second, as a result, growth in the income cannot be the dominant criterion for judging how societies are faring. The HD approach generates new set of evaluative questions. ठीक है जी, यानी कि इसमें आप देखेंगे ग्रोथ इन इनकम कैन नॉट बी डोमिनेंट क्राइटेरिया, ये पॉसिबल नहीं है। वो क्या और सवाल क्या आपके सामने रखे हैं HD ने, आर पीपल एंजॉइंग एन एक्सपेंशन इन देयर कैपेबिलिटीज, ठीक है, यानी कि सलाहियत, मजीद आमदनी कमाने की सलाहियत को वो एंजॉय भी कर रहे हैं। हैज देयर बीन अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द पीपल लाइफ, ये क्वेश्चन भी आपने देखना है। और डू दे हैव मोर ऑफ व्हाट दे चेरिश, और हाउ फ्री आर दे, हाउ इक्वल। सो ये क्वेश्चंस हैं, दीज आर द HD approach generate new set of evaluation question. If you want to see that nation or that country is developing or growth is taking place over there, you will have to answer these few questions. क्या लोग बढ़ती हुई आमदनी को एंजॉय कर रहे हैं, उनकी सलाहियतें बढ़ रही हैं उससे, और फिर क्या उनकी जिंदगी का मयार बेहतर होता चला जा रहा है। थर्ड, और वो किस तरह से अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और हाउ फ्री दे आर, हाउ इक्वल आर दे। सो ये दीज आर ऑल क्वेश्चन, राइट, जो कि आपको देखकर आपने अंदाजा लगाना है कि वो सोसाइटी या वो कंट्री डेवलप कर रहा है। सो थर्ड आपने क्या चीज है, फोकसिंग ऑन ह्यूमन लाइफ एज द गोल ऑफ डेवलपमेंट रिजल्ट इन द आर्टिकुलेशन ऑफ एवरी डिफरेंट पॉलिसी कर्न। सो गोल, बिल्कुल आपने देखा गोल क्या है, ह्यूमन लाइव्स आर द गोल। सो ह्यूमन स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ शुड इंक्रीज, राइट। सो ये सारा गोल उसने थर्डली रख दिया HD अप्रोच ने। नाउ दस इन द HD फ्रेमवर्क discussion on globalization go beyond examining the impact of trade, capital flow and economic growth to consider the changing opportunities and new insecurities in the people's lives. So very important है कि जब हम globalization के फायदों की बात कर रहे हैं कि क्या globalization is useful, आपको मालूम है इस वक्त वर्ल्ड इज बिकमिंग ग्लोबल विलेज, राइट। सो ग्लोबलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस। आप कहते हैं कि देयर इज नो बैरियर ऑन ट्रेड, सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज टेकिंग प्लेस हियर इन द ग्लोब, राइट। सो इकोनॉमी ओपन होती चली जा रही है, ट्रेड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, राइट। सो ये ग्लोबलाइजेशन हो रही है। हमने ग्लोबलाइजेशन को अगर डिस्कस करना है तो हमने देखना है कि वो किस तरह से ह्यूमन लाइफ को इंप्रूव किया उसने। इस तरह से इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड हमने देखनी है। इफ ट्रेड इज टेकिंग प्लेस, हमने ये नहीं देखना कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट हुआ, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ठीक नहीं हुआ, यानी कि डेफिसिट हो गया और हम कितना सरप्लस जनरेट कर रहे हैं ट्रेड के साथ, नहीं, हमने ये नहीं देखना। HD अप्रोच ने हमें क्या बताया कि हमने देखना क्या है,
हमने देखा ना कि ह्यूमन लाइव्स को किस कदर उन्होंने इम्प्रूव किया आपके ट्रेड ने। इस तरह से कैपिटल इनफ्लो हो रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने बहुत सुन रखा होगा कि बाहर के नेशंस कंट्रीज आपके मुल्क में आके इन्वेस्ट करें, उससे क्या होगा, यहाँ पर जो है वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाएगी, टेक्नोलॉजी नई आ जाएगी, आपके यहाँ पे लोग जो है वो ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे, फिर वो फॉरेन लोगों के साथ काम करके उनका जो है जो प्रोडक्टिविटी रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा, उनकी मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगी। ये इस तरह से देखा जाता था आपका कैपिटल इनफ्लो। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच के तहत नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच के तहत देखते हैं कि अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, ये कैपिटल फ्लो है जो है, चाहे वो इनवर्ड है या आउटवर्ड है, उससे ह्यूमन लाइव्स पर क्या असर पड़ रहा है, राइट। And to consider the changing opportunities and new insecurities in the people life, क्या इनसे ग्लोबलाइजेशन से, ट्रेड से, कैपिटल फ्लो से क्या ये कोई सिक्योरिटीज ला रहा है या इनसिक्योरिटीज ला रहा है ह्यूमन लाइफ के अंदर? क्या इससे फ्रीडम मिल रहा है या इससे फ्रीडम, क्या पॉलिटिकल फ्रीडम मिल रहा है ह्यूमन बीइंग को या नहीं मिल रहा? तो ये सारी चीजें एचडी ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच ने हमें कंसिडर करने की तरफ माइल किया। ओके, सो द फोर्थ वन इज द एचडी इज मोटिवेटेड बाय concern for freedom, well-being and dignity of individual in the society, issues that are not central to the policy formation. Very important, try to understand this. देखिए कोई भी पॉलिसी बनाते हुए ह्यूमंस की या किसी मुल्क के अंदर कोई ट्रेड की पॉलिसी हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी हो, वो फिजिकल मॉनेटरी टैक्स की कोई भी पॉलिसी आपको बताई जा रही है, इंट्रोड्यूस की जा रही है या जो है वो लागू की जा रही है, तो उसमें ये नहीं कंसिडर किया जाता कि इस पॉलिसी से ह्यूमन जो है वो सोसाइटी के अंदर उनकी डिग्निटी के ऊपर क्या असरात होंगे, इंडिविजुअल की जो सोसाइटी के अंदर जो वैल्यूज पे क्या असरात होंगे। या तो आपको मालूम है ये कि मोटिवेशन जो किसी भी पॉलिसी की है वो क्या होती है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, और वो क्या होती है, इनकम में इजाफा, वो क्या होती है, इन्वेस्टमेंट में इजाफा, ये सारे उसके गोल्स होते हैं। सो चौथी चीज जो एचडी इज मोटिवेटेड बाय कंसर्न फॉर फ्रीडम, वेलबींग एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, इश्यूज दैट आर नॉट सेंट्रल टू द पॉलिसी फॉर्मेशन। कोई भी पॉलिसी, अभी मैं आपको बता रहा था, किसी भी पॉलिसी की बात कर लें, ठीक है, तो ये इश्यू सेंट्रल नहीं होते, सेंट्रल नहीं होते, ठीक है जी। तो चाहे वो वेल बीइंग हो, ये फ्रीडम हो, वेल बीइंग हो या डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल हो, ये उस कंट्री की जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी जो भी कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, उसकी पॉलिसी फॉर्मेशन के अंदर होता ही नहीं है। मसलन फिजिकल पॉलिसी है तो फिजिकल पॉलिसी इस तरह से कि जी किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो अपने रेवेन्यूज बढ़ाए, ठीक है जी, एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करे, बजट का डेफिसिट दूर करे, डायरेक्ट टैक्स लगाए या इनडायरेक्ट टैक्स लगाए। उसमें क्या देखा जाता है कि डायरेक्ट से ज्यादा पैसे गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यूज में ले सकती है या इनडायरेक्ट से ले सकती है। उसमें उनको इससे कंसर्न नहीं होता कि किससे ह्यूमन डिग्निटी जो है वो मुतासर हो रही है, लिविंग बेहतर हो रही है। नो नो, नॉट एट ऑल, राइट। सो फोर्थ चीज जो एचडी ने मोटिवेट किया, बाय अ कंसर्न ऑफ फ्रीडम, वेलबींग एंड डिग्निटी, कि ये सारी चीजें आप अपनी पॉलिसी के अंदर कंसीडर करें। इट एम्फसाइज पॉलिटिकल एंड सोशल फ्रीडम थ्रू एनहेंस पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूसिव डेमोक्रेसी एंड फंडामेंटल टू द रियलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स। ओके, नाउ आपको उम्मीद है ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच अच्छी तरह से समझ आई होगी और इसके बारे में आप बहुत क्लियर भी होंगे। अब हम कैपेबिलिटी अप्रोच की तरफ जाते हैं। ये दूसरी अप्रोच है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच हैज बीन profoundly inspired by Amrita Singh's capability approach। तो ये HD अप्रोच है, ये बेसिकली इंस्पायर्ड बाय अमृता सिंघ्स कैपेबिलिटी अप्रोच, ठीक है जी। सो इसका मतलब अब हम देखेंगे वो कैपेबिलिटी अप्रोच क्या है। तो while Sen's work covers an extremely wide range of topics, his capability approach has led to a critical evolution in the field of economics and in social science in general. Again, the roots go back to Aristotle, Adam Smith and Karl Marx, right? So ये अमृता सिंह ने ये जो अपनी कैपेबिलिटी अप्रोच दी थी, so इसमें इकोनॉमिक और सोशल साइंस को जो है ना वो फोकस रखा था। और ये बेसिकली ये इसकी जो कैपेबिलिटी अप्रोच है, इसकी रूट्स जो अगेन जो अरिस्टोटल और एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स की तरफ जाती हैं। द बेसिक आइडिया ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच इज दैट social arrangement should aim to expand people's capability, their freedom to promote or achieve valuable being and doing, right? So ये उसका basic idea. The basic idea of capability approach is that social arrangements should aim
टू एक्सपैंड पीपल्स कैपेबिलिटीज। ये सोशल अरेंजमेंट किस तरह से, उनका एम क्या होना चाहिए कि लोगों की कैपेबिलिटी एक्सपैंड करें, ठीक है, उनका फ्रीडम टू प्रमोट अचीव वैल्यूएबल बीइंग एंड डूइंग, राइट। सो वो अचीव करें वैल्यूएबल बीइंग और डूइंग, वो जो वैल्यूएबल जिसको समझते हैं वो हासिल भी कर सकें, वो काम भी कर सकें, ठीक है। एन एसेंशियल टेस्ट फॉर प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन इज वेदर पीपल हैव ग्रेटर फ्रीडम। सो हमने देखना है कि एसेंशियल टेस्ट फॉर प्रोग्रेस के लिए या डेवलपमेंट के लिए या पॉवर्टी रिडक्शन के लिए हमने ये देखना है कि लोग कितने फ्री हैं, राइट। सो फ्रीडम को इंपॉर्टेंट इनके फोकल पॉइंट बनाया, ठीक है जी। तो बेसिक आइडिया अप्रोच का क्या है, सोशल अरेंजमेंट शुड एम टू एक्सपेंड पीपल्स कैपेबिलिटी, देयर फ्रीडम टू promote or achieve valuable being and doing. Now, the central items, the capability approach are 3 items की बात है, ठीक है जी, functioning, capabilities और agency, right? So सबसे पहले हम functioning को देखते हैं। functioning क्या है, are the valuable activities and states that make up people well-being, such as healthy body, being safe, being calm, an educated mind, a job. Okay, so functioning are the valuable activities and states that make up people well-being. क्या है जी उसमें, healthy body हो, safe हो, calm हो, पुरसुकून हो, और educated mind हो, और अच्छी job हो। So functioning may relate to goods and income, but they describe what a person is able to do or be as a result. So functioning may relates to goods and income, ये goods और income को relate करती है, but they describes what person is able to do, वो क्या कर सकता है और उसके नतीजे में क्या हासिल कर सकता है। When people basic need for food is met, they enjoy the functioning of being well nourished. अब इसे गौर से आप देखिए ना, when basic needs for food is met अगर पूरी हो जाए तो फिर क्या होता है कि हम उस they enjoy the functioning of being well nourished, कि अच्छी तरह से उन्हें खुराक मिल गई है, ये कंसेप्ट है। Some function may be very basic, being nourished, literate and clothed, and other might be quite complex, कि आप चाहते हैं कोई गिटार बजाना या ड्रम बजाना सीखना चाहते हैं, तो कुछ फंक्शंस जो है वो बहुत बेसिक है। क्या है जी, मुझे पढ़ा लिखा होना चाहिए, मेरे कपड़े अच्छे होने चाहिए, मैं अच्छे नरिश्ड हूँ, ये फंक्शनिंग है, ठीक है जी। नरिश्ड हूँ, वेल नरिश्ड हूँ, एजुकेटेड हूँ, वेल लिटरेट हूँ, राइट। और कुछ कम्प्लेक्स होते हैं कि जी मैं बड़ा अच्छा म्यूजिशियन हूँ, मैं बड़ा अच्छा आर्टिस्ट हूँ, मैं बड़ा अच्छा पेंटर हूँ, या क्वाइट कम्प्लेक्स। ओके, सो फंक्शनिंग आपको होपफुली समझ आ गई होगी। उसके बाद है कैपेबिलिटीज। सो capabilities are the alternative combination of functioning that are feasible for a person to achieve. Putting differently, they are the substantive freedom she or he enjoy to lead the kind of life he or she has reason to value. Okay, so capabilities क्या है, जो वो चाहते हैं, जिस तरह से वो चाहते हैं, जिसको वो मुनासिब समझते हैं, वो करने की सलाहियत। Okay, so capabilities are a kind of opportunity, freedom. Just like a person with much money in her pocket can buy many different things, a person with the many capabilities could enjoy many different activities, pursue different life paths. Okay, so ये एक किस्म की आज़ादी है, अपॉर्चुनिटीज, ये कैपेबिलिटीज है, ये क्या है, अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्रीडम, ये एक किस्म की फ्रीडम की, आज़ादी की किस्म है। कैपेबिलिटी आपकी एक किस्म का आज़ादी का परवाना है। किस किस्म की आज़ादी, जो चाहे आप करना चाहे वो करें, जो खरीदना चाहे वो खरीदें। सो कैपेबिलिटी आर अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्रीडम, जस्ट लाइक अ पर्सन विद मच मनी in our pocket can buy many different things. A person with many capabilities could enjoy many different activities, pursue different life paths, etc. Okay, now activities or states that people do not value or have reason to value could not be called capabilities. ये याद रखना आपने। The difference between functioning and capabilities can be clarified with an example. आप देखिएगा, Sans classic illustration of two persons who both do not eat enough to enable the functioning of well-being, of being well nourished.
राइट। सो अब आपने फंक्शनिंग और कैपेबिलिटीज के दरमियान डिफरेंस देखना है। उसने एक एग्जांपल दी थी सैन ने, वो क्या थी कि सैन क्लासिकल इलस्ट्रेशन ऑफ 2 पर्सन हु बोथ डोंट ईट एनफ टू एनेबल द फंक्शनिंग ऑफ बीइंग वेल नरिश्ड, राइट। दोनों नहीं खाते, ठीक है जी। और द फर्स्ट पर्सन इज अ विक्टिम ऑफ फेमाइन इन इथियोपिया व्हाइल द सेकंड पर्सन डिसाइडेड टू गो ऑन हंगर स्ट्राइक in the front of Chinese embassy in Washington to protest against the occupation of Tibet। अब दोनों भूखे हैं, दोनों अपने आप को नरिश नहीं कर पा रहे, ठीक है, इस फंक्शनिंग को अनेबल नहीं कर पा रहे, दोनों भूखे हैं। लेकिन एक किस लिए कि वो लेट्स इथियोपिया का जो है वो फाका ज़दा है, और दूसरा जो है वो एहतजाज के तौर पे भूख हड़ताल की हुई है, ठीक है। तो ये आपने देख लें। Although both person lack the functioning of well-being, right? Being well nourished, both person lack the functioning of being well nourished. The freedom they had to avoid being hungry is crucial. The second person has the capability to avoid undernourishment. Okay, so अब आपको functioning और capability का फर्क का अंदाजा हो गया होगा, ठीक है, clear? So agency, तीसरी पॉइंट क्या था जी, एजेंसी। एजेंसी रेफर्स टू अ पर्सन्स एबिलिटी टू परस्यू एंड रियलाइज गोल्स दैट ही और शी वैल्यूज एंड हैज रीजन टू वैल्यू। एंड एजेंट्स इज समवन हु एक्ट एंड ब्रिंग अबाउट चेंज। अब इसे गौर से इसे दोबारा देखिए और इसे समझने की कोशिश। एजेंसी रेफर्स टू अ पर्सन्स एबिलिटी टू परस्यू, राइट, एंड रियलाइज गोल्स दैट ही और शी वैल्यूज, राइट, and has reason to value, उसके पास कोई reason हो, right? An agent is someone who act and bring about changes, right? Now agency expands the horizon of concern beyond a person's own well-being, right? अपनी well-being से हट के और बड़ा किया। In this perspective, people are viewed to be active, creative and able to act on behalf of their aspiration, participation, public debates, democratic practice and empowerment, right? Now a bicycle provides a good example for better understanding of terms, right? So आपने 3 terms आपने देखी ना, functioning, capabilities और agency, right? So इन तीनों को समझने के लिए एक एग्जांपल है और उससे आपको ये तीनों बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। A bicycle provide a good example for better understanding of terms. A person may own or be able to use a bicycle, right? So bicycle is a resource. A person may own, उसका अपना भी हो सकता है या वो साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। By riding the bicycle, the person moves around the town and we assume value his mobility. Mobility उसकी functioning है, right? जिस तरह से well nourished functioning थी, right? So anyway, by riding the bicycle, the person moves around the town and we assume value this mobility, that is functioning. However, if the person is unable to ride the bicycle because perhaps she has no balance, then having a bicycle would not in fact result in this functioning, ठीक है। अब फंक्शनिंग क्या थी, मोबिलिटी। अगर उसके पास साइकिल मौजूद है फर्ज कर लें और वो उसको बैलेंस नहीं रख सकता, चला नहीं सकता, तो अब साइकिल वो फंक्शनिंग नहीं दे सकता, ठीक है जी। इन दिस केस द एक्सेस टू द रिसोर्स कपल्ड विद द पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो रिसोर्स आपके पास हो और दूसरे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, आप साइकिल को बैलेंस रख सकते हो, क्रिएट द कैपेबिलिटी फॉर पर्सन टू मूव अराउंड द टाउन व्हेन शी विशेस, राइट, अंडरस्टैंड। नाउ इस स्लाइड पे देखें, आपको बिल्कुल ये तीनों अलग-अलग क्लियर। लेट्स सपोज दैट द पर्सन हैविंग द कैपेबिलिटी टू लीप अपॉन अ बाइसाइकिल and paddle over the friend's house for lunch, thus have a capability that contribute to happiness or utility. साइकिल भी मौजूद है, ठीक है जी, उसे चला भी सकता है और वो कहीं अपने दोस्त के पास जाके लंच भी कर सकता है, ठीक है जी। तो ये अपने ज़हन में, तो रिसोर्स क्या है इसमें, बाइसाइकिल, ठीक है, और फंक्शनिंग क्या है इसमें, दैट इज मोबिलिटी। कैपेबिलिटी क्या है, टू साइकिल, वो साइकिल चला सकता है, और यूटिलिटी क्या है, प्लेयर, he or she feel happy, right? Now thus the bicycle example illustrate how the various concepts are related to one another when they coincide nicely, okay? But the question is, which concept should be focused on, which will be distorting most often? The capability approach argues that utility can be distorted by personality or adaptive
preferences. Okay, now functioning can be enjoyed in a stifled environment, and a bicycle can be useful if you cannot balance. Bicycle can be useless if you cannot balance. So capability represent the most accurate space in which to investigate and advance the various form of human well-being. So आपने इस एग्जांपल में देखा कि देखें कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई कितनी सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कैपेबिलिटी को देखें, राइट. सो इन ये केस, सो द कैपेबिलिटी रिप्रेजेंट द मोस्ट एक्यूरेट स्पेस इन विच to investigate and advance the various form of human well-being. Now, however, Martha, क्या नाम है इसका? However, Martha Nussbaum argue that sense capability approach is incomplete. अब इससे जरा देखिएगा कि since what people consider to be valuable and relevant can often be the product of structure of inequality and discrimination, and because not all human freedom are equally valuable. For example, the freedom to pollute is not equally valued to the freedom to care the environment. अब देखें दो चीजों की फ्रीडम है. मुझे आजादी है कि मैं जहां मर्जी पोल्यूशन, जैसे कि आपने देखा होगा जूस पिया डब्बा फेंक दिया, ठीक है जी, नाली को खराब कर दिया, नाली के अंदर वो बहुत सारे ऐसे आप देखें, आप मैं फैक्ट्री लगा के उसका पाइप जो है बाहर निकाल दिया गली की तरफ, ठीक है जी. तो ये सारी आप पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है. ये फ्रीडम है, मैं कर सकता हूँ, ये भी फ्रीडम है. और मैं इस बात का फ्रीडम टू टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट. तो आप देखें इन दोनों फ्रीडम्स को आप कंपेयर करें ना भला, तो आपको अंदाजा होगा कि इंपॉर्टेंस है इसकी. सो ये मार्था ने ये सेंस के ऊपर जो है ये थोड़ी सी उससे कहा कि आपकी ये जो कैपेबिलिटी अप्रोच है ये इनकम्प्लीट है. क्यों इनकम्प्लीट है? कि सिंस व्हाट पीपल कंसिडर टू बी वैल्यूएबल एंड रेलेवेंट कैन ऑफन बी प्रोडक्ट of structures of inequality and discrimination, and because not all human freedom are equally valuable. सारे human freedom तो equally valuable नहीं है ना. क्यों बोला? जैसे example आपको दी, the freedom to pollute is not of equal value of the freedom to care for the environment. Like she argues that one need to go beyond the incompleteness, so the respect equal freedom, right. So इसमें ये देखें, आप जो चाहे करना चाहे कर लें, जो कहना चाहे करें, ठीक है, जो कहना चाहे कह लें, इसकी ये फ्रीडम है. लेकिन आपने क्या ख्याल रखना है, जो कह रहे हो वो किसी को हर्ट ना कर रहा हो. ओके, ये चीज आप मार्था जो है उसने पॉइंट आउट की. Now she has proposed a list of central human capabilities for evaluating space for public policy. Okay, उसमें बहुत सारी उसने लिस्ट में जो है ना वो बहुत सारी चीजें जो है ना दी. मसलन हर लिस्ट इज लाइफ, बॉडीली हेल्थ, बॉडीली इंटेग्रिटी, सेंसेस, इमेजिनेशन, थॉट्स, इमोशन, प्रैक्टिकल रीजन, एफिलिएशन, other species play, control over one environment, and political and material. To conclude, capability approach advocates for removal of obstacle in people's life, increasing their freedom to achieve functioning that they value. And Sen summarized role of human capabilities as 3 points हैं उसके. Their direct relevance to the well-being and freedom, their indirect role to economic production, their direct role through influencing social change. अब इसको गौर से देखिएगा. Their direct relevance to well-being and freedom, यानी कि कैपेबिलिटी एनहेंस की जाए तो न सिर्फ वेल-बीइंग आपकी बेहतर हो जाएगी, बल्कि आप फ्रीडम होगा आपको. फ्रीडम स्पीच का, वोट का, जो चाहे आप लिख लें, चूज करने का, ठीक है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रीडम. सो द डायरेक्ट रेलेवेंस टू द वेल-बीइंग एंड फ्रीडम. सो ह्यूमन कैपेबिलिटीज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये डायरेक्ट रेलेवेंट है किसके साथ? ह्यूमन बीइंग की वेलबीइंग के साथ और फ्रीडम के साथ. अच्छा, इसके साथ साथ इनडायरेक्ट रोल टू इकोनॉमिक प्रोडक्शन. देखिए आपकी कैपेबिलिटीज ज्यादा है, आपकी वेलबीइंग तो ज्यादा होगी, उसके साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी. इज इट राइट और रॉन्ग? देखिए मैं थोड़ी सी से, आप सेहतमंद हैं, एनर्जेटिक है, आप एजुकेट होना चाहते हैं, अच्छा आप स्किल्ड होना चाहते हैं, आप डिग्निटी के साथ रहना चाहते हैं, इत्मीनान के साथ रहना चाहते हैं,
ठीक है, ये सारे गोल्स हासिल कर लेते हैं आप, तो इस मीन्स यू विल बी वेरी यूजफुल फॉर द इकोनॉमी, राइट। सो अब क्या, आप प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो जाएगा, वो प्रोडक्टिविटी इन रिटर्न अगेन आपकी वेलफेयर में इजाफा कर देगी। तो आपने समझी ये बात कि वो क्यों कह रहे हैं कि वो सेन ने ये समराइज क्यों किया, द रोल ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज एज द डायरेक्ट रेलेवेंस टू द वेलबीइंग एंड फ्रीडम। एक तो डायरेक्ट है और फिर क्या है, इनडायरेक्ट भी है। इनडायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ये है कि वेलबीइंग बेहतर, सेहत बेहतर, एजुकेशन बेहतर, स्किल बेहतर, प्रोडक्शन ज्यादा, फिर प्रोडक्शन से फैक्टर्स और प्रोडक्शन, देखो प्रोडक्शन ज्यादा होगी ना तो प्रोडक्शन की जो रेवेन्यूज है वो डिवाइड होते हैं फैक्टर्स और प्रोडक्शन पे। सिंस यू नो द ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय हाउसहोल्ड्स, हाउसहोल्ड की इनकम ज्यादा हो जाएगी, उनकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो जाएगी। फिर साथ साथ देखें कि मुझे अपना स्किल पॉलिश करने का मौका मिलेगा, ये सारी चीजें मिलकर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को ज्यादा कर देती हैं, राइट। सो देयर इनडायरेक्ट रोल टू इकोनॉमिक प्रोडक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल थ्रू इन्फ्लुएंसिंग सोशल चेंज। अब देखें सोशल चेंज भी आपके साथ, इसके साथ आपके पास आज़ादी होगी, आप सोचने में समझने में, आपके पास वोट की ये सारी, तो सोशल चेंज भी आएगी, आप सोशल चेंज की तरफ भी जाएंगे, राइट। सो दिस वॉज टूडेज लेक्चर। सो आई होप कि आपने इसे एंजॉय भी किया होगा, आपने देखा होगा कि किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर हमने बात की और फिर उसके बाद सेंस की कैपेबिलिटी अप्रोच के ऊपर बात की। ये दो अप्रोच आज हमने की थी। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि किस तरह से जीडीपी, जीएनपी, जीएनआई, पर कैपिटा इनकम, इन सारों को इस्तेमाल करके हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को न सिर्फ मेजर कर सकते हैं बल्कि हम कंपेरेबल बना सकते हैं अदर कंट्रीज के साथ, सो दैट वी कैन कंपेयर इट। और इसके साथ साथ हम पिछले सालों अगले सालों के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर हमने ये बताया उसके कुछ फ्लॉज थे, वो हमने डिस्कस किए। देखे ना, जिस तरह से जीडीपी आप लेते हैं, जीडीपी आपकी इंक्रीज हुई, जीडीपी इंक्रीज हुई तो कैसी हुई, मे भी अपने वेपन्स बनाए, मे भी अपने नॉन प्रोडक्टिव चीजें बनाई, मे भी अपने ऐसी चीजें बनाई जिसकी हाउस होल्ड मैसेज को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो ये भी अगेन वो कैलकुलेट। फिर उसके बाद मैंने प्रॉब्लम बताया, देयर इज लॉट ऑफ एक्टिविटीज विच आर बेसिकली अनपेड, जो अनपेड एक्टिविटीज होती हैं वो भी जीडीपी में शामिल नहीं होती हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी जो है ना वो इसमें शामिल नहीं होती, इंक्लूड नहीं होती। तो इस वजह से हम किस तरफ आए, इंडिकेटर अप्रोच की तरफ आए। उसमें हमने हाउस होल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स देखा, कैलकुलेट कैसे किया जाता है हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हमने उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बात की कि वो किस कदर इंपॉर्टेंट है, उसके जरिए से वो उसकी मेन इंपॉर्टेंस ये है कि वो ह्यूमन बीइंग को एंड, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर ह्यूमन बीइंग को एंड देखा जाता है, एंड समझा जाता है। जबकि दूसरे में देखें ग्रोथ के अंदर आपको ह्यूमन बीइंग को जो है वो क्या समझा जाता है, मीन समझा जाता है। इस तरह से जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसका और ह्यूमन डेवलपमेंट का आपको डिफरेंस भी बताया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेसिकली आप इसलिए डेवलप कर रहे होते हैं सो दैट यू कैन इंक्रीज योर प्रोडक्शन, राइट। जबकि इधर आप प्रोडक्शन इसलिए इंक्रीज कर रहे होते हैं सो दैट यू कैन गेन द ह्यूमन वेलबीइंग ऑफ ह्यूमन, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस, राइट। सो इसमें उसका फिर उसका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है और ह्यूमन डेवलपमेंट जो, उसमें क्या एक और फर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में उलट रिलेशनशिप चलता है ग्रोथ का और जिससे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, प्रोडक्टिविटी का। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कम होती चली जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाएगी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलप ज्यादा होता जाएगा तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर भी ह्यूमन बीइंग को जो है वो जो मीन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, राइट। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर ह्यूमन बीइंग को जो है वो एंड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको बताई। उसके बाद हमने बताया कि कैपेबिलिटी अप्रोच, सैन की बात बताई। ये सारी जो कैपेबिलिटी अप्रोच हो या जो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच है, ये दोनों अप्रोच आप ज़हन में रखिएगा कि ये दोनों अप्रोच बेसिकली अरिस्टोटल के ज़माने के, उन्होंने कहा था कि अल्टीमेटली गोल जो है वो दौलत नहीं है बल्कि दौलत का इस्तेमाल जो है वो इम्पोर्टेंट है। कि मेरे पैसे, इफ आई मनी इन माई पॉकेट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उस पैसे से मैं क्या ले सकता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, राइट। सो ये वहाँ से जो है बातें चलती चलती जो है ये कैपेबिलिटी अप्रोच तक पहुँचे। तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम आपसे जो है मजीद कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने की अप्रोचेस जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात हो।